नमस्कार, मैं संजय कुमार द एडिटर का नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस बार हम बात करेंगे कि जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है उसका मोदी जी पर क्या असर पड़ेगा, मोदी सरकार और भारत पर उसका क्या इफेक्ट होगा। यहाँ से 5,000 किलोमीटर दूर जो घमासान चल रहा है उससे भारत और हम भारतीय बचे रहने वाले नहीं हैं, अछूते रहने वाले नहीं हैं। सच तो यह है कि अपने से बहुत कमजोर देश पर हमला करके पुतिन ने एक राजनीतिक पाप किया है। पर यकीन कीजिए, पुतिन का यह पाप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पतन का कारण बन सकता है। पुतिन रूस में अपनी जंग भले ही जीत जाएं, पर इसकी वजह से मोदी भारत में 2024 की अपनी कड़ी लड़ाई जो है वो हार सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। नहीं, ये अटकल नहीं है, ये दूर की कौड़ी भी नहीं है, सीधी सी गणित है और सरल सा समझ में आ जाने वाला आकलन है। आइए हम बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे ये जंग मोदी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। बात अगर बहुत बढ़ी नहीं तो ये युद्ध हफ्ते भर में निपट जाएगा, अगर ये बात बस रूस और यूक्रेन के बीच में रही तो। लेकिन अगर अमेरिका और दूसरे देश इसमें कूद गए, नाटो ने पैर फंसाए, कुछ देश समर्थन और विरोध में सक्रिय हो गए, तो जाहिर है संकट और गहरा सकता है और इसके चलते जंग जैसे हालात लंबे समय तक बने रह सकते हैं। हो सकता है 2, 4, 5, 6 महीने तक। और संभव है या आशंका इस बात की भी हो सकती है कि एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाए। खैर, हम इतनी दूर तक नहीं जाते हैं। अगर ये युद्ध थोड़ा भी लंबा खिंचा तो भारत पर इसका असर इस साल के आखिर तक आने शुरू हो जाएंगे और 2023 के मध्य तक अपनी पीक पर रहेंगे। और इसके बाद जाहिर है मोदी का मिशन 2024 है। इस मिशन 2024 की जो तैयारियां हैं, अगर वो जाहिर है पहले से शुरू होंगी, और इस तैयारी के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जो छिड़ी जंग है वो देश की अर्थव्यवस्था को इस कदर ध्वस्त कर देगा कि उसका असर साफ साफ दिख। इसका असर ये होगा कि देशवासी तेल के लिए तरस रहे होंगे, वो चाहे ईंधन वाला पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हो या खाने वाला सूरजमुखी का रिफाइंड ऑयल। बेशक ये प्रधानमंत्री मोदी की अलोकप्रियता का कारण बनेगा। पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल के अलावा अपना आत्मनिर्भर देश अपनी जरूरत का 60% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी भी बाहरी देशों से ही मंगाता है, खासतौर से रूस और पश्चिमी यूरोप से। यहां जब वो आ जाता है कुएं से निकालने के बाद तो यहां उसे सीएनजी और पीएनजी में बदला जाता है, जिसे हम बहुत से जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनमें, बिजली घरों में, कारखानों में, सीएनजी वाहनों में और यहां तक कि घरों में, रसोई घरों में अपने इस्तेमाल करते हैं। इस गैस की सप्लाई बाधित होने वाली है, क्योंकि तनातनी रूस और यूक्रेन में चल रही थी। ये कह करके, ये डर दिखा करके पहले ही से महंगा किया जा चुका है और जल्द ही, अब चूंकि अब तो युद्ध शुरू हो चुका है, इसके दाम आसमान छूएंगे। और आगे इसकी कमी, अभी तो आपूर्ति की बात है, आपूर्ति बाधित है, जो पाइपलाइन में है उसकी बात है, और जब इसकी कमी हो जाएगी, ये मिलेगा नहीं, तब और भी बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। और जब ये परेशानियां बढ़ेंगी तो इसका ठीकरा मोदी सरकार के सर फूटेगा। देश अपनी जरूरत का 85% जो तेल है, ईंधन है, पेट्रोल डीजल, वो ज्यादातर रूस, सऊदी अरब और अमेरिका से आयात करता है। सऊदी अरब तो खैर दूर है, लेकिन रूस और अमेरिका
दोनों ही इस जंग में अगर शामिल हो जाते हैं, रूस तो अभी है ही, लेकिन अगर अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो जाता है तब तो इस देश का तेल ही निकल जाएगा। आप समझिए, $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर 8,000 से 10,000 करोड़ का बोझ बढ़ जाता है। जाहिर है, जब चुनाव नजदीक नहीं होंगे तो सरकार और तेल कंपनियां इस भारी बोझ को क्यों सहेंगी भाई? जनता पर बोझ डालने का मतलब है कि वोट का घाटा, और अगर नहीं डालते हैं, अपने सहते हैं, तो फिर नोट का घाटा, यानी कि पेट्रोल प्राइस की आग में कोरोना से कमजोर हुई अर्थव्यवस्था को झुलसा देना। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, परिवहन, सब जगह तेल का खेल है। ये महंगा हुआ तो सब चीजें महंगी हो गई, सब्जी, तेल, आटा, दाल, सब कुछ। ये महंगाई जनता के लिए ही नहीं, मोदी सरकार के लिए भी मारक साबित होगी। अर्थव्यवस्था की बर्बादी विकास और चलती योजनाओं को रोकेगी, अड़ंगा लगाएगी, तो लोग जाहिर है सरकार को कोसेंगे। 2 साल पहले हमने यूक्रेन से $1.5 बिलियन का रिफाइंड तेल खरीदा था। रूस इस मामले में दूसरे नंबर पर है। रूस भी सूरजमुखी वाले तेल का बहुत ज्यादा निर्यात करता है। दोनों जंग में बिजी होंगे तो इस सनफ्लावर रिफाइंड की भारी किल्लत हमें झेलनी पड़ेगी। सरसों का तेल महंगा है, पाम ऑयल लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अब जब सूरजमुखी वाला जो रिफाइंड ऑयल है वो भी नहीं मिलेगा या बहुत महंगा मिलेगा तो पेट पर संकट का मतलब वोट पर आफत है। भारत यूक्रेन से खाद, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, नेवी के लिए टरबाइन वगैरह खरीदता है। रूस के बाद यूक्रेन ही इन सब का दूसरा बड़ा सप्लायर है। अब यूक्रेन तो इस तरीके से फंस चुका होगा, लड़ाई में ध्वस्त होगा, पस्त होगा, तो सप्लाई में रुकावट होगी। सप्लाई में रुकावट का मतलब है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो खटाई में पड़ेगा। भारत रूस से मोती, जो पैलेडियम है, कीमती कुछ पत्थर हैं, ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट सिस्टम है, और कुछ ऐसी धातुएं मंगाता है जिनको मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। खैर चलिए, खाद कहीं और से आ जाएगी। टरबाइन रिएक्टर की भी समस्या से जनता को कुछ खास परेशानी नहीं होगी, लेना देना तो है, लेकिन कुछ ऐसी परेशानी ना होगी। लेकिन ईंधन, खाने वाला तेल और इससे पैदा महंगाई वगैरह का भरपूर असर अर्थव्यवस्था पर, और उसके चलते बिगड़े हालात का असर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पर जरूर और जरूर पड़ेगा। बात यही नहीं है, रूस, यूक्रेन और अमेरिका को लेकर के मोदी सरकार की खामोशी, अनिर्णय, असमंजस भी जनता में उनकी लोकप्रियता घटाएगी। मोदी 56 इंच का सीना दिखाते हुए न तो खुलकर अमेरिका और यूक्रेन का विरोध कर सकते हैं और न रूस की तरफदारी। चीन के साथ रूस की करीबी अब और बढ़ेगी। इस संकट में जाहिर है चीन उसको सपोर्ट करेगा, और चीन ने कह भी दिया कि रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है वो हमला नहीं है। अब जब रूस का सपोर्ट कर रहा होगा चीन इस मामले में, तो चीन अगर भारत पर बहुत हमलावर भी हुआ तो भी भारत उसकी तरफ पलट करके आक्रामक होने का जोखिम नहीं ले सकता है, क्योंकि 60% मिलिट्री साजो सामान के अलावा बहुत कुछ हम रूस से लेते हैं, और इसकी और भी वजह हैं, सभी को जाहिर है। भारत अगर रूस का पक्ष लेगा तो अमेरिका कॉट्सा के तहत प्रतिबंध थोप सकता है भारत के ऊपर, जो इस पे अभी उन्होंने राहत बख्शी हुई है। और वो जो दबाव बनाएगा, अमेरिका जो दबाव बनाएगा, मोदी महज बयान दे करके उससे नहीं निकल पाएंगे। इसलिए न तो वो अमेरिका का सपोर्ट करने जा सकते हैं, न विरोध, न रूस का सपोर्ट कर सकते हैं और न उसका विरोध। ये जो बीच वाली सिचुएशन होगी, असमंजस की सिचुएशन होगी, उससे वैश्विक तौर पर और देश के स्तर पर भी थोड़ी सी जगहसाई हो सकती है। देखिए, कोविड की महामारी से निपटने के बाद देश में पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, सीएनजी की मांग जोर पकड़ने लगी है। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है, कामकाज खुल रही है, फैक्ट्री वगैरह खुल रहे हैं, तो अगली छमाही बीतते बीतते ये अपने एकदम उच्चतम स्तर पर होगी, पहले जैसी हो जाएगी।
तो खपत बढ़ने के साथ जैसे जैसे तेल का, डीजल का वगैरह का, एलएनजी का खपत बढ़ेगा तो महंगे तेल के आयात से बजट भी गड़बड़ा जाएगा। अब ऐसे में फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा भी बेकाबू हो जाएगा। ये मोदी सरकार की अकुशलता को साबित करेगा और वित्त मंत्री की विदाई का वजह भी बन सकता है। अगर मिशन 2024 की तैयारियों के दौरान जनता ईंधन, खाद्य तेल, राशन, सब्जी, यातायात सबके लिए त्राही त्राही कर रही होगी, उसके घर का पहले से ही गड़बड़ाया बजट और बिगड़ चुका होगा, ध्वस्त अर्थव्यवस्था के चलते जाहिर है विकास भी काफी धीमा पड़ चुका होगा। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी सिवाय बयानों और जुमलों के इस देश में कुछ खास न कर पा रहे होंगे और यही हालत उनकी विदेश में भी होगी। वहाँ के लिए भी वो बहुत कुछ बयान देने, निंदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। और अगर इस समय 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे बहुत उत्साहवर्धक न रहे तो मिशन 2024 के तैयारियों से पहले आर्थिक, वैदेशिक के साथ साथ राजनीतिक परिदृश्य मोदी के लिए बहुत सकारात्मक नहीं रहेगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन का पाप मोदी के सियासी सूरज को डुबा भी सकता है। तो द एडिटर के इस एपिसोड में यहीं तक। अगली बार हम चर्चा करेंगे फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक के लिए संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।